महानगर के उस विशाल और चकाचौंध से भरे हवाई अड्डे के विशिष्ट कक्ष वीआईपी लाउंज में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहां की हवा में महंगे इत्र की खुशबू तैर रही थी और मखमली सोफों पर शहर के नामी रईस और व्यापारी बैठे थे। उसी कक्ष के एक शांत कोने में रोशनी बजाज बैठी थी। रोशनी शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी गजेंद्र बजाज की इकलौती बेटी थी। सिर से लेकर पांव तक लाखों रुपए के विदेशी ब्रांड के कपड़े पहने, आंखों पर महंगा चश्मा लगाए और हाथ में विदेशी अखबार लिए रोशनी का गुरूर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसे बचपन से ही यह सिखाया गया था कि दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो इंसान साधारण कपड़े पहनता है वह इज्जत के लायक नहीं होता। रोशनी आज बहुत खुश और उत्साहित थी। वह एक बहुत बड़ी व्यापारिक बैठक के लिए जा रही थी। उसे चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ 500 करोड़ डीएच का एक बहुत बड़ा सौदा पक्का करना था। चौहान ग्रुप देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक था, जिसका कारोबार जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ था। रोशनी अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी उसका ध्यान अपने सामने वाले सोफे पर गया। वहां एक नौजवान आकर बैठ गया था। उस लड़डेचके की उम्र करीब 28 साल रही होगी। उसका नाम वेदांत था। वेदांत ने एक बेहद साधारण सा सूती सफेद कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। पैरों में चमद्धे की एक साधारण चप्पल थी और उसके कंधे पर एक सूती झोला टंगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता थी। वह चुपचाप अपने झोले से एक पुरानी सी किताब निकालकर पढ़ने लगा। रोशनी को उस लड्डचके का वहां बैठना बहुत खटका। उसे लगा जैसे किसी भिखारी ने उसके आलीशान महल में कदम रख दिया हो। वीआईपी कक्ष में ऐसे साधारण और सस्ते कपड़े पहने इंसान को देखकर रोशनी का खून खौलने लगा। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और नफरत भरी नजरों से वेदांत को घूरने लगी। कुछ देर तक रोशनी ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपनी जगह से उठी और सीधे वेदांत के पास जाकर खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है। रोशनी की आवाज में तिरस्कार और घमंड कूट कूट कर भरा था। वेदांत ने अपनी किताब से नजरें हटाईं और बहुत ही शालीनता से रोशनी की तरफ देखा। जी कहिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वेदांत ने बेहद शांत और मीठे स्वर में पूछा। रोशनी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और बोली, मदद? तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी हैसियत है मेरी मदद करने की? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने तुम जैसे एसडीडीडीएच छाप इंसान को इस वीआईपी लाउंज के अंदर घुसने कैसे दिया? क्या तुम यहां की सफाई करने वाले हो या फिर किसी का सामान उठाने वाले कुल्ली हो? वेदांत के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहां न तो सफाई करने आया हूं और न ही मैं कोई कुली हूं। मेरी भी उड्डान है, इसलिए मैं यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। यह सुनकर रोशनी का पारा और चराच गया। उसने वेदांत के कपड़डोहों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, उड्डान? और वो भी तुम्हारी? शक्ल देखी है अपनी आईने में? तुम्हारे ये सस्ते और घिसे हुए कपड़े देखकर लगता है कि तुमने जिंदगी में कभी साइकिल भी नहीं खरीदी होगी और तुम हवाई जहाज में उड़ाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे देश की छवि खराब करते हैं। पता नहीं कहां कहां से मुफ्त का पास जुगाड़िज कर आ जाते हैं और हम जैसे रईस लोगों का माहौल खराब करते हैं। उठो यहां से, ये जगह तुम्हारे जैसे भिखारियों के बैठने के लिए नहीं है। कक्ष में बैठे कुछ और लोगों का ध्यान भी इस तमाशे की तरफ चला गया, लेकिन कोई भी रोशनी के रसूख और उसके गुस्से के बीच में नहीं आना चाहता था। वेदांत ने बहुत ही संयम के साथ कहा, मोहतरमा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों और उसके संस्कारों से होती है। मैंने इस जगह का पूरा किराया चुकाया है और मुझे यहां बैठने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको। कृपया आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरी किताब आर्चने दें। वेदांत का यह जवाब रोशनी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। एक साधारण से दिखने वाले लड़के ने उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत की थी। रोशनी गुस्से से पागल हो उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मैं गजेंद्र बजाज की बेटी हूं। एक फोन करूंगी तो अभी के अभी पुलिस तुम्हें धक्के मारकर इस हवाई अड्डे से बाहर फेंक देगी। मैं आज चौहान ग्रुप के साथ 500 करोड़ डीएच का सौदा करने जा रही हूं।
मेरी 1 मिनट की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। अगर तुमने अभी इसी वक्त यह कुर्सी खाली नहीं की और मुझसे माफी नहीं मांगी, तो मैं इस लाउंज के मैनेजर को बुलाकर तुम्हारी वो बेइज्जती करवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी किताब बंद की और उसे अपने झोले में रख लिया। वह अपनी जगह से नहीं उठा। दौलत का इतना घमंड अच्छा नहीं होता मोहतरमा। लक्ष्मी तो चंचला है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। लेकिन जो संस्कार और इंसानियत आप खो रही हैं, वो एक बार चली गई तो करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं मिलेगी। आप शौक से अपने मैनेजर को बुला सकती हैं। वेदांत ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। रोशनी अब बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसने तुरंत लाउंज की घंटी बजाई और वहां के मुख्य प्रबंधक हरिशंकर को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि हवाई अड्डे का मुख्य प्रबंधक हरिशंकर अपने साथ 4 सुरक्षा कर्मियों को लेकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। हरिशंकर के चेहरे पर हवाइयां उडड़ियाच रही थीं, क्योंकि वीआईपी कक्ष में इस तरह का हंगामा उनकी नौकरी पर आफत ला सकता था। हरिशंकर को देखते ही रोशनी ने वेदांत की तरफ उंगली तान दी और चिल्लाते हुए बोली, हरिशंकर जी, आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी घटिया है। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? यह इंसान पिछले 10 मिनट से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इसे अभी के अभी कॉलर पकड़ डिचकर बाहर निकालिए, वरना मैं आपके ऊपर और इस हवाई अड्डे के प्रशासन पर मुकदमा ठोक दूंगी। हरिशंकर ने घबराकर रोशनी की उंगली की दिशा में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफे पर शांत बैठे उस सूती कुर्ते वाले नौजवान पर पड़ी, डर ही हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसके हाथ पैर सुन्न पर डिडरियाच गए। सुरक्षाकर्मी भी उस नौजवान को देखकर एकदम सावधान की मुद्रा में खड़दिहे हो गए। कक्ष में अचानक एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा छा गया। रोशनी यह सब देखकर हैरान थी कि हरिशंकर इस लड्डयाचके को बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। तभी हरिशंकर ने जो किया, उसने रोशनी और वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। हरिशंकर लगभग दौड़ते हुए वेदांत के पास गया और जमीन तक झुककर उसने वेदांत को सलाम किया। सु सु सुप्रभात वेदांत सर। मुझे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इस कक्ष में बैठे हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई सर? आप मुझे एक बार सूचित कर देते तो मैं खुद आपको लेने आपकी गाड़ी तक आता। हरिशंकर की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। हरिशंकर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक सड़क छाप और अनपढ़ आदमी को सर क्यों बोल रहे हो? ये कोई भिखारी है जो मुफ्त में यहां घुस आया है? रोशनी ने झल्लाते हुए कहा। हरिशंकर ने मुद्द कर रोशनी की तरफ एक बेहद सख्त और गुस्से भरी नजर से देखा। अपनी जबान पर लगाम रखिए रोशनी मैडम। आप शायद नहीं जानती कि आप किससे बात कर रही हैं। यह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक और इस पूरे हवाई अड्डे के सबसे बड़े शेयरधारक श्री वेदांत चौहान हैं। जैसे किसी ने रोशनी के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वेदांत चौहान, वही वेदांत चौहान जिसके साथ वो आज 500 करोड़ ब्याज का सौदा करने जा रही थी। वही अरबपति इंसान जिसके नाम से बड्ढे बड्ढे मंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। रोशनी के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। वह धड़ाम से अपने सोफे पर गिर पड़ी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी अकद्दा पल भर में चकनाचूर हो चुकी थी। वेदांत बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी लंबाई और उसका व्यक्तित्व अब रोशनी को किसी विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था। हरिशंकर जी, आप इन पर गुस्सा मत कीजिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब इंसान की आंखों पर पैसों और रसूख की पट्टी बंध जाती है तो उसे सामने वाले इंसान के संस्कार और उसकी हकीकत दिखाई नहीं देती। वेदांत ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। फिर वेदांत ने अपने कदम रोशनी की तरफ बढ़ाए। रोशनी का पूरा शरीर डर और शर्म से कांप रहा था। उसके होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक कर रह गई थी। आप वेदांत चौहान हैं, लेकिन आपके ये कपड़े और आप ऐसे यहां, रोशनी हकलाते हुए बोली। वेदांत के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर और गहरी मुस्कान आ गई। हाँ रोशनी जी, मैं ही वेदांत चौहान हूँ। और रही बात इन सूती और साधारण कपड़ों की, तो मैं आज सुबह ही अपने गांव से अपनी माँ की बरसी की पूजा करके आ रहा हूँ।
मेरी माँ हमेशा कहती थीं कि इंसान चाहे आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, उसे अपनी मिट्टी और अपनी सादगी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सूती कपड़े मेरी उस मिट्टी की पहचान है जिसे देखकर आपको बदबू आ रही थी। मुझे महंगे कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरी अमीरी मेरे बैंक खाते में है, मेरे कपड़ों के दिखावे में नहीं। रोशनी की आंखों से अब शर्म के आंसू बहने लगे थे। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर खद्दी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके कपड़ों को देखकर आपको गलत समझ लिया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मेरी इस बेवकूफ़ी का असर हमारे आज के सौदे पर मत पड़ने दीजिएगा। मेरी कंपनी को इस सौदे की बहुत ज़रूरत है। वेदांत ने अपना चश्मा निकाला और उसे अपने कुर्ते से साफ करते हुए कहा, व्यापार केवल कागज़ों और पैसों से नहीं होता रोशनी जी, व्यापार होता है भरोसे और एक दूसरे के सम्मान से। जिस इंसान के दिल में किसी गरीब, किसी लाचार या साधारण इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं है, वो इंसान मेरे साथ बैठकर व्यापार करने के लायक कभी नहीं हो सकता। वेदांत ने उसी पल अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने सचिव को कॉल लगाया। कक्ष में इतना सन्नाटा था कि फोन पर हो रही आवाज सब साफ साफ सुन सकते थे। सुनील, बजाज ग्रुप के साथ जो हमारी 500 करोड़ डीएच की डील होने वाली थी, उसे अभी इसी वक्त रद्द कर दो और पूरे बाजार में यह खबर फैला दो कि चौहान ग्रुप ऐसे किसी भी इंसान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा जिसके पास दौलत तो है लेकिन इंसानियत टके भर की भी नहीं है। वेदांत ने फोन काट दिया और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी एक छोटी सी गलती, उसके एक छोटे से अहंकार ने आज उसके पिता के व्यापार को जमीन पर ला पटका था। वह वेदांत के पैरों में गिरने को हुई, लेकिन वेदांत ने पीछे हटकर उसे रोक दिया। यह जो आंसू आप बहा रही हैं ना रोशनी जी, यह पश्चाताप के नहीं हैं। ये आपके उस अहंकार के टूटने के आंसू हैं जो आपको लगता था कि पैसों से किसी को भी खरीदा या डराया जा सकता है। आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि आपने इस देश के उस हर साधारण नागरिक का अपमान किया है जो अपनी मेहनत की कमाई से साधारण कपड़े पहनकर इज्जत की रोटी खाता है। जाइए और अपने पिता से कहिएगा कि दौलत कमाने से पहले आपको संस्कार कमाना सिखाएं। वेदांत अपना झोला उठाकर उस वीआईपी कक्ष से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ ढहा गया एक ऐसी लड़की को जो अब अपने ही बुने हुए घमंड के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी और रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस दिन महानगर के उस हवाई अड्डे पर एक बहुत बड़ा सबक गूंज उठा था। इंसान के कपड़े उसका चरित्र तय नहीं करते और न ही बैंक में रखा पैसा किसी इंसान को महान बनाता है। महानता हमेशा विनम्रता में बसती है और जो पेड़ फलों से जितना लदा होता है वह उतना ही जमीन की तरफ झुका रहता है। घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है और जब वह टूटता है तो इंसान के पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचती। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जितने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखना, क्योंकि आसमान में उड्डे डसने वालों को भी एक दिन जमीन पर ही वापस आना पड़ देता है।